नमस्कार साथियों जो हमारे दोस्त मित्र यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सूचना है, खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से यूपी पुलिस की वैकेंसी जारी कर दी है। उसका विस्तृत विज्ञापन आ चुका है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है। आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरे नोटिफिकेशन की बात होगी, एक एक पॉइंट की बात होगी, आपको कहीं भी किसी चीज़ की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज ही आया है ये 23 दिसंबर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2023, और इससे संबंधित जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वो है UPPBAPB.government.in ये है। अब इसमें बात करते हैं कि जो आर्ची, जो सिपाही कांस्टेबल की जो पोस्ट है, उसमें सीधी भर्ती में कितनी वैकेंसी हैं, किस तरह की वैकेंसी हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पे बैंड, यानी कि जो उनका जो वेतनमान होगा 5200 से लेकर के 20,200 तक, यानी कि मूल वेतन है ये, और ग्रेड पे है आपका 2000। नए वेतनमान में जो मैट्रिक्स जो बन रहा है वो 21,700 के अंतर्गत ये पोस्ट आती है। तो इसमें शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, जनरल के लिए वैकेंसी हैं 24,102, EWS के लिए 6,024, OBC के लिए 16,264, SC के लिए 12,650, ST के लिए 1,204। टोटल वैकेंसी हैं 60,244। इसमें आरक्षी नागरिक पुलिस जो सिविल पुलिस है उसके लिए पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी दोनों पात्र होंगे। इसमें दे रखा है कि किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है, बढ़ सकती है, घट सकती है, या कोई बिना कारण बताए कि भर्ती निरस्त की जा सकती है। अगला पॉइंट है इसमें तो ये पॉइंट है इसमें, आवेदन की समय सारणी जो है वो फॉर्म आपके भरे जाएंगे 27 दिसंबर से आपके फॉर्म भरना शुरू होंगे और उसी दिन से आपकी फ़ीस जमा होना शुरू हो जाएगी। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 16 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म भर सकेंगे। उसके बाद शुल्क समायोजन एवं संशोधन की अंतिम तिथि है, यानी कि फ़ीस जमा करना और उसमें कोई गलती हो जाती है उसको संशोधन करना, उसमें सुधार करने की जो अंतिम तिथि है वो 18 जनवरी 2024 है। फ़ीस की बात करें तो फ़ीस आपकी 400 रुपये फ़ीस लगेगी इसमें फॉर्म में। इसमें अहर्ताएँ, इसमें योग्यता क्या दे रखी है। पहली, राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो, ठीक। उसके अलावा और भी खा और गा में कुछ दे रखा है, तो हमें इसी से ज़्यादा मतलब है भारत का नागरिक हो। और उसके बाद आगे देखते हैं और शैक्षिक अर्हताएँ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। इसका मतलब है आपको इंटर पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। इसमें आवेदन करते समय अभ्यर्थी को शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, यानी कि आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन आप इंटर पास आउट हो चुके हों, 12th पास आउट हो चुके हों, क्योंकि उसकी अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे उसको,
जब वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। पर फिलहाल जिस दिन आप फॉर्म भरें उस दिन आप पास होने चाहिए। ठीक है। शैक्षिक अर्हता अगर पूरी नहीं होगी तो आप परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, आप पात्र अभ्यर्थी नहीं होंगे। और जो हाई स्कूल इंटर में जो आपका रिकॉर्ड है उसी के आधार पर आप फॉर्म भरेंगे। अधिमानी अर्हता की अगर बात की जाए तो इसमें अगर सभी बातें समान होने पर दो अभ्यर्थी या अधिक अभ्यर्थी होते हैं तो उसमें जो अधिमानी अर्हता दी जाएगी, जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी, उसमें दी जाएगी अगर आपके पास डोइक का ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो या टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सेवा हो या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो। उसके अलावा इसमें अगर हम एज की बात करें तो एज पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1 जुलाई 2023 यानी कि 1 जुलाई को डेट मांग रहा है 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। सॉरी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ऊपर वाले पॉइंटों में कुछ गलती है। नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। तो इसमें दे रखा है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच की होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के बारे में 18 वर्ष की आयु 1 जुलाई 2023 को प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1998 से लेकर के और 1 जुलाई 2005 के बीच का होना चाहिए। परंतु ओबीसी, एससी और एसटी जातियां जो हैं उनको उनमें भी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी शासनानुसार। ठीक। उसके बाद वैवाहिक इसमें स्थिति दे रखी है कि नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न हो जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। मतलब आपकी शादी भी हो चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु एक से अधिक पत्नियां जीवित ना हो अगर ऐसा है तो। दूसरी बात, पुलिस भर्ती स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, शरीर फिट होना चाहिए, मानसिक शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए व्यक्ति, क्योंकि आप जानते हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती है। इसमें लिखित परीक्षा होगी, भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में ऑफलाइन लिखित पेपर होगा और ये पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। 300 अंक का पेपर होगा, 2 घंटे की परीक्षा होगी। इसमें आपका 4 विषय होंगे। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, यानी कि मैथ और रीजनिंग, जीएस और हिंदी आपकी ये परीक्षा होगी। ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 की होगी, यानी कि 1/4। यानी कि आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न कट जाएगा। और 300 नंबर का ये पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे में ओएमआर सीट पर पेपर होगा ऑफलाइन। उसके बाद
ये परीक्षा लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में कराई जा सकती है। उसके बाद अगर एक से अधिक पाली में होगी तो उसका नॉर्मलाइजेशन होगा। लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी आंसर की जारी की जाएगी। प्रश्नों एवं उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिस पर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक, और उस पर आगे रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और जो OMR शीट होगी उसमें 3 प्रतियां होंगी, एक मूल प्रति, एक द्वितीय प्रति, एक बोर्ड की और तीसरी प्रति अभ्यर्थी की होगी। ठीक, लिखित परीक्षा के जो और अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक जो परीक्षण है, यानी कि आपका रिटन एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट चेक और आपकी दौड़ जो होगी और मेडिकल वगैरह हो, उसकी यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। और बोर्ड की वेबसाइट है UPPBPB.government.in पर उपलब्ध होंगे। ठीक, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दौड़ होगी आपकी और शारीरिक परीक्षण भी होगा, मेडिकल होगा। पुरुषों के लिए जो लंबाई की बात की गई है तो 168 सेंटीमीटर, यानी कि सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों यानी कि जनरल, OBC और SC के लिए 168 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें सीने की बात की जा रही है पुरुषों के लिए, तो सामान्य OBC और SC के लिए 79 यानी 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर सीना होना चाहिए। और ST के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर सीना होना चाहिए। न्यूनतम जो फुलाव है सीने का वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 79 से 84 और 77 से 82। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम शारीरिक मानक हैं, जो ऊंचाई है उनकी, जो लंबाई है उनकी, तो जनरल और OBC और SC के लिए 152 सेंटीमीटर और ST की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। दूसरा है उनका वजन, वजन उनका न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। उसके बाद शारीरिक दक्षता, यानी कि दौड़ की बात की जाए तो दौड़ जो है वो अहकारी प्रकृति होगी, यानी इसके कोई नंबर नहीं होंगे, ये केवल पास करनी है। और इसमें जो दौड़ होगी वो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर की दौड़ होगी 25 मिनट में, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 24 यानी 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर की दौड़ होगी 14 मिनट में। ये अभ्यर्थी दौड़ करनी होगी, इसके कोई नंबर नहीं है। उसके बाद शारीरिक दक्षता में जो परीक्षार्थी सफल पाए जाएंगे उनको अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी आयोग द्वारा रिटन एग्जाम के बेस पर। उसके बाद SC ST ये तमाम आदेश दे रखे हैं। EWS का 10% जो आरक्षण है वो लागू होगा। जो SC के लिए जो छूट है, जो उम्र में छूट है वो 5 वर्ष की छूट है, यानी कि जो SC के अभ्यर्थी हैं वो 22 और 5 27 साल तक की एज तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद ST के हैं जनजाति, उनको भी 5 वर्ष की छूट है, और OBC के हैं उनके लिए भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी।
और EWS के लिए उम्र में कोई छूट नहीं है। क्षैतिज आरक्षण की अगर बात करें तो इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष की छूट होगी आयु सीमा में। उसके बाद आगे देखते हैं। और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ आप हो चुकी हैं, आपने देख ली हैं। और ये है आपका, अब कुछ प्रमाण पत्र के फॉर्मेट देखेंगे और उसका सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस। अब इसमें बात कह रहा है कि शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित अन्य प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट हैं हाई स्कूल इंटर के और आपके जो अन्य प्रमाण पत्र हैं जैसे OBC का सर्टिफिकेट या SC का सर्टिफिकेट या ST का सर्टिफिकेट, मूल निवास, इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड होंगे। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है वे कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण संबंधी, आयु में छूट संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजी लॉकर पर उपलब्ध हों उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध ना हो उसकी प्रति स्कैन कर अपलोड करें। यानी कि आपका जो डिजी लॉकर पर अकाउंट बना होगा उसके माध्यम से सारी चीज़ अपलोड करनी होंगी। और जो चीज़ डिजी लॉकर पर उपलब्ध नहीं है आपकी, उसकी कॉपी स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, ये इसमें कहा गया है। उसके बाद फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो, चेहरे की छवि स्पष्ट होनी चाहिए। नामांकन के लिए 6 फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया होना चाहिए, मतलब 6 महीने से अधिक पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। उसके बाद फ़ोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए। और चश्मा पहनने की स्थिति में है तो आंखें साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे यानी दोनों कान साफ दिखते हों। तटस्थ अभिव्यक्ति होनी चाहिए यानी कि मुंह बंद और आंखें खुली होनी चाहिए। और जो फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग का सादा होना चाहिए, सादा पृष्ठभूमि होनी चाहिए। इस तरह से आप फ़ोटो बनवा सकते हैं और अपने साइन दे सकते हैं। उसके बाद करते हैं लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। ठीक, अब बात करते हैं लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। इसमें क्या है कि सामान्य ज्ञान जैसे कि जनरल नॉलेज में सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण, उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार, सम्मान, देश, राजधानियाँ, इस तरह से सारे ही पॉइंट लिए हैं, सारे ही टॉपिक उन्होंने लिए हैं जीएस में। इसी तरह से ये हिंदी का है, हिंदी अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, हिंदी भाषा में पुरस्कार। इसी तरह ये है आपका मैथ का न्यूमेरिकल एबिलिटी, साधारण ब्याज, प्रतिशतता, लाभ हानि, छूट, डिस्काउंट, अनुपात, समानुपात, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, दशमलव, भिन्न संख्या पद्धति, अंकगणितीय संगणना, विश्लेषणात्मक कार्य। इसी और ये है मेंटल एबिलिटी, इसमें अक्षर श्रृंखला, संकेत संबंध, विश्लेषण, तार्किक आरेख, शब्द रचना परीक्षण,
व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा और डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा और शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी। तो इस तरह से ये है। और ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस, मानसिक अभिरुचि, ठीक है। और ये आपका हो गया खा और गा, ये सब हैं आपके। इसमें रीजनिंग में भी लगभग सारे टॉपिक हैं। मानसिक अभिरुचि ये है आपकी, बुद्धिलब्धि हैगी, तार्किक रीजनिंग हो गई, एबिलिटी, ठीक है। ये आपका सिलेबस है। अब आपको जो सर्टिफिकेट बनवाने हैं वो देखिए, ये एससी और एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट है, इस तरह से आपका होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ये आपका ओबीसी के लिए जाति का सर्टिफिकेट है, इस तरह से ये आपका होना चाहिए। उसके बाद ये है आपका स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी, ठीक। आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए ये स्वयं घोषणा पत्र है, पत्र स्वयं घोषणा पत्र, ठीक। और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ईडब्ल्यूएस के लिए जारी किया जाएगा, ये भी आपको बनवाना है। वो ऊपर वाला स्वयं घोषणा पत्र यानी खुद प्रमाणित करके देना है। और ये जो जो अगर किसी गवर्नमेंट सर्विस में है वो लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए ये है, राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप, ये है फॉर्म। जैसा कि आपने देखा, तो ये था उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन। हमने इसमें सभी ज़रूरी बात की है, मुझे नहीं लगता कि शायद इसमें कोई चीज़ छूटी हो, क्यों हमने सारी चीज़ों पर बात की है नोटिफिकेशन के पे, और ऐसी कोई चीज़ हमने नहीं छोड़ी है। और आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं, 60,244 वैकेंसी हैं इसमें आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर, यानी कि सिविल पुलिस की ये भर्ती है जहाँ तक मेरा मानना है। और अगर बाहर स्टेट के भी अगर कैंडिडेट इसमें भरते हैं तो वो सब जनरल में गिने जाएंगे, आरक्षण केवल स्टेट के निवासियों को प्राप्त होगा। तो ये थी बहुत बड़ी अपडेट, और आप अब लोग फॉर्म भरिए और लग जाइए अपनी पढ़ाई में, सिलेक्शन में। तो ये थी उत्तर प्रदेश पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।